तो एरे से शुरू करेंगे सब कुछ ख़त्म करने के बाद, मतलब पहले एरे करेंगे, फिर 1D एंड 2D का कंपैरिजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। इतना करने के बाद डायरेक्टली जंप करेंगे यूनियन और स्ट्रक्चर, देन मेमोरी एलोकेशन पे। सो व्हाट इज एरे? एरे, it is a derived data type. It is a derived data type. derived मतलब derive किया गया है, असलियत में ये नहीं था। मतलब जो कोर डेटा टाइप्स होते हैं, मतलब कि इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, इन सब से ये डिराइव किया गया है, मतलब उन्हीं से मिलकर ये बनता है। ये करता क्या है? इट स्टोर्स द होमोजीनस काइंड ऑफ डेटा। मतलब इसका जो एलिमेंट होगा या फिर जो डेटा होगा इसके अंदर, वो होमोजीनस होगा, मतलब सेम। ये नहीं है कि हमने एक एरे बनाया है और उसमें हम इंटीजर टाइप के नंबर्स डाल रहे हैं, ठीक है, डिजिट्स डाले, लेकिन फिर बाद में मैंने कैरेक्टर ABCD डाल दिया, तो इट इज़ रॉन्ग, एरर देगा वो। इसीलिए इट स्टोर्स होमोजीनस काइंड ऑफ डेटा। नाउ इसमें जो डेटा स्टोर होता है उसमें जो मेमोरी का एलोकेशन होता है, मेमोरी एलोकेशन मतलब जो डेटा को जगह मिलती है वो कंटिन्यूअस मिलती है, इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब एक लाइन से मिलेगा, अगर पहला एलिमेंट देन उसके बाद दूसरा एलिमेंट मिलेगा, फिर तीसरा, देन चौथा। ये नहीं है कि एक एलिमेंट यहाँ मिल रहा है तो एक एलिमेंट कहीं और ब्लॉक में किसी और मेमोरी में यहाँ मिल रहा है। नो, हमें बराबर से एक एक एलिमेंट अलाइन किया हुआ मिलेगा, कंटिन्यूअस। देन और अब हम इसको लाए क्यों, वाई, इसकी ज़रूरत पड़ी कैसे? देखो, मेरा मन था मैंने कि 5 नंबर स्टोर करूं, ठीक, तो उसके लिए मैंने वेरिएबल ले लिया, 5 नंबर स्टोर करने के लिए 5 डिब्बे ले लिए। बट अब मेरा मन कर रहा है कि मैं 100 नंबर स्टोर करूंगी, तो क्या मैं उसके लिए 100 वेरिएबल लूंगी? नो, एरे बनाऊंगी। सो एरे क्या करता है? इट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग लार्ज चंक ऑफ डेटा, मतलब जो डेटा रहेगा बहुत ज़्यादा रहेगा तब इसका हम यूज़ करते हैं, स्टोरिंग लार्ज चंक ऑफ डेटा। मतलब बहुत ज़्यादा डेटा है तो हम बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स नहीं बनाएंगे, एक एरे बनाएंगे और उसी एरे के अंदर वो पूरा डेटा जाकर स्टोर कर देंगे, ठीक। अब ऑल्सो क्योंकि इसकी मेमोरी एलोकेशन कंटिन्यूअस है, इसलिए इसकी वजह से स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिक्रीज हो जाती है, तो ये प्रोग्रामर के लिए एक बेनिफिट है, इसलिए भी इसको यूज़ किया जा रहा है। गेट्स रिड्यूस्ड। नाउ इस एरे में एक वो चीज़ होती है, आप थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये कैसा होता है कि इंट, मान लो मैं इंटीजर, ठीक है, इंटीजर डेटा टाइप का एक एरे बना रही हूँ, ठीक, और मैंने उसमें अब एलिमेंट्स डालना शुरू किए। ये जो बिग ब्रैकेट है इसके अंदर साइज लिखते हैं, ठीक, मतलब कितने एलिमेंट्स इसमें भरेंगे हम वो लिखेंगे इसके अंदर, ठीक। लिखेंगे तब भी चलेगा, अगर नहीं लिखते हैं खाली रखते हैं तब भी चलेगा। तो मान लो मैंने 1 लिखा, क्योंकि ये इंटीजर है तो इसमें सिर्फ इंटीजर स्टोर होंगे। अगर मैं चाहूँ कि 5.5 स्टोर हो जाए तो वो नहीं स्टोर होगा, क्योंकि ये फ्लोट हो जाएगा ना, इसमें सिर्फ एक इंटीजर टाइप का चाहिए, ठीक। इसमें अगर मैं ABCD भी स्टोर करूँ, ठीक, तो ये स्टोर नहीं होगा। स्टोर क्या होगा? सिर्फ डिजिट्स 1 2 3 4 3 1 ऐसे ही स्टोर होंगे इसमें वैल्यूज, ठीक। मतलब ये भी नहीं अलाउड है और ये भी नहीं अलाउड है, ओनली अलाउड नंबर्स 3 4 3 1 यही सब। नाउ अब मान लो मैंने कैरेक्टर का एरे बनाया, ठीक, तो इसमें अब देखो मैंने कैरेक्टर का एरे बना दिया, मतलब कि इसमें मैं डिजिट्स स्टोर नहीं करा पाऊंगी, नो, फ्लोट भी स्टोर नहीं कर पाऊंगी, सिर्फ इसके अंदर क्या चलेगा? ABCD चलेगा, ठीक है। तो कैरेक्टर का एरे बना दिया तो उसमें सिर्फ कैरेक्टर स्टोर होंगे,
इंटीजर का एरे बनाया तो सिर्फ इंटीजर स्टोर होंगे, पॉइंट वाली वैल्यूज़ कैरेक्टर्स नहीं स्टोर होंगे। तो ये डिफरेंस रहता है। अब एरे के अंदर के जो एलिमेंट्स होते हैं, इन एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हमारे पास इंडेक्सिंग आती है। इंडेक्सिंग, तो एरे को इंडेक्सिंग कब यूज होगा? टू एक्सेस द एलिमेंट्स इनसाइड द एरे, मतलब एरे के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको पाने के लिए, उनको एक्सेस करने के लिए हम इंडेक्सिंग का यूज करते हैं। ठीक, तो ये कैसी होगी? एक होती है फॉरवर्ड इंडेक्सिंग और एक होती है बैकवर्ड इंडेक्सिंग। फॉरवर्ड 0 से शुरू होती है और बैकवर्ड पीछे से -1 से शुरू होती है। तो एग्जाम्पल, मान लो कि मैंने एक एरे बनाया इंट एरे नाम से, और उसमें मैंने 5 नंबर स्टोर किए, 4 3 2 1 0, इतने स्टोर किए। ठीक, अब मेरा मन है कि मैं 4 को एक्सेस करूं, तो मैं सीधा 4 नहीं लिखूंगी। नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसको एक्सेस करने के लिए इसकी पोजीशन पे जाना होगा, और इसकी पोजीशन पाने के लिए इसकी इंडेक्सिंग को सीखना होगा। तो 2 तरह की इंडेक्सिंग होती हैं। फॉरवर्ड होती है 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4, ये फॉरवर्ड इंडेक्सिंग है। बैकवर्ड इंडेक्सिंग पीछे से शुरू होती है, -1 -2 -3 -4 एंड -5। ठीक, तो अब अगर मुझे 4 को एक्सेस करना है, तो अगर मैंने लिख दिया एरे 0, ठीक, मतलब जो एरे रहेगा उसकी 0 वाली पोजीशन पे मुझे प्रिंट करा दो, है ना, प्रिंटफ काइंड ऑफ। में प्रिंटफ के अंदर ये पूरा %d वगैरह लगाकर फिर ये लिख रही हूँ एरे 0, तो तब जाकर मुझे वहाँ पर मिलेगा ये 4। ठीक, मतलब अगर मुझे इस 4 को एक्सेस करना है तो उसके लिए यहाँ पर मैं डायरेक्टली 4 ना लिख के उसकी पोजीशन लिखूँगी, वो भी ब्रैकेट के अंदर। मतलब कि अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो क्या प्रिंट होगा? तो हम -5 पोजीशन ढूंढेंगे, तो -5 कहाँ है? ये पोजीशन, और इस पोजीशन पे कौन बैठा है? 4, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? 4। ऐसे ही मुझे अब ये 0 चाहिए। ठीक, तो अगर मान लो मैं ये 0 प्रिंट कराना चाह रही हूँ, तो कैसे प्रिंट कराऊंगी? प्रिंटफ के अंदर यहाँ पर एरे 5 -5 की जगह पर रख देंगे, या तो -1 रखेंगे, तब भी हमारा 0 मिल जाएगा। अगर एरे के अंदर मैंने 4 भी रख दिया, तब भी हमारा 0 मिल जाएगा। ठीक, तो ये होती है इंडेक्सिंग। इसी के थ्रू हम एलिमेंट्स को एक्सेस कर पाते हैं। ओके, अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एरे। टाइप्स ऑफ एरे देखेंगे अब। तो मेनली 2 टाइप्स की होती हैं, मतलब ब्रॉडली अगर देखें तो बड़ी तौर से। ठीक, तो पहला टाइप होता है कि वो 1 डायमेंशनल है, सिंगल है। ठीक, 1 डायमेंशनल, सिंगल, 1D ऐसे करके। और दूसरा टाइप होता है मल्टी डायमेंशनल। ठीक, तो मल्टी डायमेंशनल होता है और 1 डायमेंशनल होता है। ठीक, इन दोनों का डिफरेंस हम देखेंगे। मल्टी डायमेंशनल के अंदर अब देखो 1 डायमेंशनल क्या होता है अभी देखेंगे, और मल्टी डायमेंशनल के अंदर भी हम क्या देखेंगे? 2D एरे देखेंगे। 2D मतलब 2 डायमेंशनल। ठीक, तो इसके अंदर भी हम 2D देख रहे हैं। तो 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल हम पढ़ने वाले हैं। हालांकि 3D 4D 5D भी होती है, मतलब मल्टी डायमेंशनल के अंदर 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल ऐसे करके बहुत सारी एरेज आती हैं, बट हम इनिशियल्स देख लेते हैं और डिफरेंस भी लिखते चले जाएंगे। तो 1 डायमेंशनल को कैसे मानो? मतलब 1 डायमेंशनल यानी कि 1D, एक डायरेक्शन रहेगी इसकी,
यानी कि ये किस तरह से दिखेगा, इसको ऐसे समझो कि इसमें सिर्फ एक ही रो होगी, ओनली वन रो इज प्रेजेंट। ठीक, तो ये किस तरह से दिखेगी, ये एक लिस्ट की तरह दिखेगी। ठीक, तो इट विल बी लाइक लिस्ट। ओके, बट मल्टी डायमेंशनल एरे के अंदर की जो 2D एरे होती है, इसमें हमको रोज एंड कॉलम्स दोनों दिखेंगे, बोथ रोज एंड कॉलम्स आर प्रेजेंट। मतलब इसमें सिर्फ एक रो दिखेगी, उसके कॉलम तो बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक, अब इसमें क्या रहता है कि रोज जो होती हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं, एक रो ना होकर के 2 3 4 रोज होती हैं। तो 2 रोज हुएंगी तब वो 2D बन जाएगा, या फिर लाइक 2D क्या रहता है, यही रहता है 2 डायमेंशनल, ऐसे कि मतलब रोज एंड कॉलम्स दोनों उसमें हम काउंट करने लग जाएंगे। ठीक, अब इसको हम किस तरह से देख सकते हैं, या फिर हम किसी टेबल की तरह इसको देखें, या फिर इसको हम बढ़िया से मैट्रिक्स के थ्रू विजुअलाइज कर सकते हैं। मतलब इसको हम लिस्ट की तरह देख सकते हैं 1D एरे को, और 2D एरे को हम टेबल या फिर मैट्रिक्स की तरह से देख सकते हैं, मैट्रिक्स वही मैथ वाला। ठीक, अब इन सारी एरेज को बनाने का सिंटैक्स क्या होता है, कैसे बनेंगी, सिंटैक्स देखेंगे 1D एरे का। तो 1D एरे का सिंटैक्स बनाने के लिए सबसे पहले डेटा टाइप लिखते हैं उसका, फिर थोड़ी स्पेस छोड़कर उसका नाम लिखते हैं, यानी एरे का नेम, एरे नेम। ठीक, जो अब एरे का नेम कैसे डालेंगे, जैसे हम वेरिएबल का नेम लिखते थे, वही सारे रूल्स एक एरे को नाम देने के लिए यूज होते हैं। फिर एक बिग ब्रैकेट बनाते हैं, इसके अंदर अगर इच्छा हो तो साइज डाल सकते हैं, जो भी तुम्हारे साइज रहेंगे, जितना एलिमेंट्स तुम उसके अंदर डालना चाहते हो वो लिख सकते हैं, वरना ये एज इट इज खाली खाली भी छोड़ सकते हैं। ठीक, इस तरह से 1D एरे बन जाएगी। बट 2D एरे बनाने के लिए क्या सिंटैक्स रहता है, सेम रहता है। सबसे पहले डेटा टाइप लिखेंगे, ठीक, यानी कौन सा किस तरह का डेटा उस एरे में डालने वाले हो वो ऊपर यहाँ पर बताना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद एरे का नेम, एरे नेम अपने आप से सोच विचार के रखा जाता है। फिर उसके बाद 2 ब्रैकेट्स रहते हैं लाइक दिस। ठीक, और पहले वाले ब्रैकेट्स में हम नंबर ऑफ रोज लिखते हैं और दूसरे वाले ब्रैकेट में नंबर ऑफ कॉलम्स लिखते हैं। ठीक, इसीलिए 2 ब्रैकेट्स हैं यहाँ पर। ये इसको लिखने का सिंटैक्स था। ठीक, अब एग्जाम्पल में लेंगे कि हमने एक एरे बनाई है, इंट एरे नाम से ही एक एरे बनाई है। ठीक, और उसकी साइज यानी कि 5 रखी है, मुझे 5 एलिमेंट्स अपने एरे में डालने हैं, बन गई। ठीक, ऐसे ही इसका एग्जाम्पल देखेंगे। अब इसका एग्जाम्पल कैसे बनेगा कि मान लो मैंने एक एरे बनाई है इंट, और मेरे एरे का नाम ARR है। ठीक, और मैं उसमें रोज डालना चाहती हूँ 2, प्लस उसमें मैं कॉलम्स भी 2 डालना चाहती हूँ। ठीक, तो वो भी बन गया। ठीक, अब देखते हैं कि ये बना कैसे हुआ होगा मेमोरी में। तो ये ऐसे बना हुआ होगा कि एक मेमोरी का ब्लॉक होगा, उसमें 5 ब्लॉक्स होंगे। ठीक, और ये ऐसे 5 जगहें बन गई होंगी मेमोरी के अंदर। ठीक, एरे नाम से। नाउ हेयर ऑल्सो ये इसका जो मतलब बना होगा वो कैसे बना होगा, 2 रोज होंगी, 2 रोज होंगी और 2 कॉलम्स रहेंगे। मतलब ऐसा कुछ ऐसा बना हुआ होगा, 2 रोज, मतलब 2 रोज और 2 कॉलम्स। तो इस तरह से ये बनता है। नाउ अगर मुझे अब मैंने एरे तो बना दी, लेकिन अब मुझे इन एरे के अंदर डालना है अपना डेटा। तो डेटा डालने के लिए लूपिंग का यूज़ करते हैं। लूप के थ्रू हम इसके अंदर डेटा डालना अब सीखेंगे। तो इनपुट यूजिंग लूप। इधर भी देखेंगे इसमें हम किस तरह से लूप का यूज़ करके इनपुट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, देखो इसमें हमको
इसकी पोजीशन पे जाने के लिए मुझे वो चाहिए होगा, इसके इंडेक्सिंग्स, यानी कि 0 चाहिए होगा, देन 1, देन 2, देन 3, देन 4। तो ये नंबर्स पाने के लिए ही एग्जैक्टली हम लूप चला रहे हैं, ठीक है, इसलिए लूप की ज़रूरत पड़ रही है। तो फॉर इंट आई, अब हम लूप स्टार्ट कर रहे हैं, इंट आई इक्वल्स टू 0 से इनिशियलाइज करके जब तक वो 5 से छोटा है, आई, ठीक, 5 से जब तक छोटा है, यानी जब तक वो 4 है तब तक उसमें वैल्यूज़ डालते रहो। वैल्यूज़ कौन देगा? हमारा यूज़र, ठीक। तो वो जैसे ही मुझे वैल्यूज़ देगा तो मैं उसको स्कैन करा दूंगी। वैल्यूज़ इनपुट कराने के लिए स्कैनएफ का यूज़ करते हैं, ठीक। अब उसी एड्रेस, यानी ये जो एरे है उसी के उस पोजीशन के एड्रेस पे, मतलब पहले वो जो डालेगा वो 0 के एड्रेस पे जाकर डाल दो, ठीक, फिर 0+1 के एड्रेस पे डाल दो, फिर 1+1 के एड्रेस पे डाल दो, यानी कि ये सारा काम तो लूप से हैंडल हो जाएगा, ठीक। ये देखो इस तरह से सारी वैल्यूज स्कैन हो करके ऊपर चली जाएंगी स्टोर होने, ठीक। और यहीं पर हम अपना लूप क्लोज कर देंगे। सो इट इज़ डन। ऐसे ही हम 2D एरे भी बनाते हैं, मतलब बन तो ऊपर ही गई है, उसको उसके अंदर हम वैल्यूज़ किस तरह से डालते हैं ये देखते हैं। तो इसमें हम नेस्टेड लूप का यूज़ करते हैं, बिकॉज उसमें हमें पोजीशंस चाहिए होती हैं किस तरह की। इसके लिए इस डिब्बे को पाने के लिए, यानी इस डिब्बे के पास जाने के लिए मुझे 0,0 की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक, 0 1 0 1, तो 0,0 की ज़रूरत पड़ेगी। देन इस डिब्बे में जाने के लिए 0,1 की ज़रूरत पड़ेगी, एंड यहाँ पर 1,0 की ज़रूरत पड़ेगी, एंड इधर 1,1 की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। तो इस तरह से हम इन डिब्बों पे जाएंगे। तो इसके लिए हमें 2-2 चीज़ें चाहिए, इसलिए हम 2-2 लूप्स चलाएंगे। इसमें देखो 0 ही चाहिए था, 1 ही चीज़ चाहिए थी, एक एक करके, है ना, तब एक लूप चलाया। अब मुझे एक साथ 2 चीज़ों की ज़रूरत है, इसीलिए 2 लूप्स चलाएंगे। तो इंट आई इक्वल्स टू 0, और आई जो है वो जब तक छोटा है 2 से तब तक चलेगा। ये 2 कहाँ से आया? यानी ऊपर वाली रोज से, मतलब पहला वाला जो लूप चला रहे हैं वो रोज के लिए चला रहे हैं, ठीक। तो 2 तक चलेगा, वो 2 तक, मतलब 2 से कम तक ही चलेगा, यानी 0 और 1 तक चलेगा ये, ठीक। और 0 1 ही हमें मोस्टली चाहिए इसमें भी, ठीक। अब रोज के लिए वो चल गया, यानी अब मुझे कॉलम में जाने के लिए फिर से एक और लूप इनिशियलाइज करना पड़ेगा, ठीक। उसको भी मैं 2 तक ले जाऊंगी, वाई, क्योंकि मेरे कॉलम्स भी 2 हैं, ओके। देन J++ कर देंगे आइटरेशन, ठीक। इतना सब करते ही अब स्कैनएफ करा देंगे, वैल्यूज हमारी ऑलरेडी उसमें चली जाएंगी। तो स्कैनएफ, फिर वो %d लिखते हैं, देन कॉमा, एरे का नाम ARR, एड्रेस ऑफ लिखना नहीं भूलते, यहाँ पर I और यहाँ पर J, ठीक। इस तरह से चीज़ें जो हैं इसमें भी स्टोर हो जाती हैं, ओके। तो इनपुट करा लिया, अब कराएंगे आउटपुट। उससे पहले हम देख लेते हैं कि इनपुट का ड्राई रन, है ना, कि इनपुट आउटपुट दोनों। पहले इनपुट का ड्राई रन देखेंगे। अब पहले शुरू होगा फॉर से, i इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक। कंडीशन चेक होगी, क्या 0 से 5 से 0 छोटा है? यस, इट इज़ ट्रू। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी फ्लो लूप के अंदर आएगा, ठीक। अब लूप के अंदर लिखा है कि स्कैनएफ कराना है, जो भी चीज़ यूज़र के थ्रू दी गई है उसको किसके एड्रेस पे? एरे ऑफ आई पे, यानी एरे ऑफ आई इस वक्त क्या अंदर आया है? ट्रू होकर, कंडीशन चेक होकर 0 अंदर आया है, यानी एरे ऑफ 0 पर जाकर यूज़र की तरफ से इनपुट किया हुआ चीज़ जाकर रख दो वहाँ पर, ठीक। तो मान लो मेरे यूज़र ने 1 डाला था, ठीक, तो वो 1 जाकर वहाँ पर स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट फिर से आइटरेशन होगा, यानी 0+1 होगा, फिर यहाँ पर कंडीशन चेक होगी, 1 5 से छोटा है? यस, छोटा है। जैसे ही छोटा निकला कंडीशन नीचे चेक होकर वो 1 नीचे आ गया, ठीक। अब इसमें फिर से लिखा है कि एरे ऑफ आई पर जाकर अब जो यूज़र ने डाला वो जाकर इनपुट करा दो, मतलब एरे ऑफ 1 पे जाकर, एरे ऑफ 1 के एड्रेस पे जाकर वो चीज़ इनपुट करा दो। मतलब यहाँ पे जाएगा कंट्रोल
और यूज़र ने मान लो 2 दिया हुआ होगा तो 2 जाकर वहाँ पर स्टोर हो जाएगा। ऐसे ही करके फिर से 1 + 1 होगा, कंडीशन चेक होगी एंड देन एरे ऑफ 2 पे जाकर स्टोरिंग होगी, यानी यहाँ पर जाकर फिर से मान लो 3 स्टोर हो गया। ठीक, अब फिर से यहाँ पे आइट्रेशन होगा 2 + 1 यानी कि 3 ऊपर जाएगा और चेक होगा कि क्या 3 5 से छोटा है। जैसे ही छोटा है तो अंदर आएगा एंड फिर यहाँ पर उसी 3 पे एड्रेस पे जाकर चीज़ें स्टोर हो जाएंगी, यानी 3 पे जाएगा, उसके एड्रेस पे गया और अब मान लो उसने 4 दिया हो तो 4 जाके उसी 3 पर जाकर रख देगा। अगेन उसमें आइट्रेशन होगी 3 + 1 यानी कि 4 होगा, कंडीशन चेक होगी 4 5 से छोटा है, यस। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी लूप के अंदर आएगा रन और फिर यहाँ पर लिखा है कि उसी एरे के चौथे वाले एड्रेस पे जाकर वो चीज़ इनपुट करा दो, तो वो फिर से चौथे पर जाएगा और जो भी चीज़ उसको मिली हुई होगी, मान लो 5 मिली है तो वो जाकर 5 वहाँ पर स्टोर हो जाएगी। तो इस तरह से सारी चीज़ें स्टोर हो गई। अब फिर से आइट्रेशन होगा तो 4 + 1 होगा यानी कि 5। अब फिर से कंडीशन चेक होगी, क्या 5 से छोटा है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स निकली ये सारा खत्म एंड हमारी जो फाइनल इनपुट है वो हो गई। ओके, इसी तरह से 2D एरे में भी होता है। 2D एरे में क्या होगा, पहले i चेक होगा, i = 0, ओके। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगी 0 2 से छोटा है, यस छोटा है, तो वो नीचे आएगा। नीचे फिर से अब दूसरा लूप लगा है, अब यहाँ पर j है तो j = 0 है, मतलब i की इस वक्त 0 आई है, मतलब i = 0 पर ये लूप चल रहा है। अब तो j = 0 है, कंडीशन चेक हुई, j मतलब 0 2 से छोटा है, यस छोटा है, तो कंडीशन अंदर आई, ओके। अंदर लिखा है कि स्कैनफ कर दो एड्रेस ऑफ एरे i और j पर, तो j की जो ट्रू होकर आई है वैल्यू वो 0 है, i भी जो ट्रू होकर ऊपर से आई है वो भी 0 है, मतलब 0 0 पर जाकर जो भी यूज़र ने दिया है जाकर स्टोर कर दो, तो वो जाएगा 0 0 ढूंढेगा एंड 0 0 पर जाकर वैल्यू को इनपुट करा देगा, यानी कि 0, मान लो उसने पहला वैल्यू 0 ही डाला है यूज़र ने, तो वो 0 जाकर उस पर जाकर इनपुट हो जाएगा। ये मेमोरी में ऐसा नहीं बनता है, एरे मेमोरी में ऐसे बनता है, 2D एरे ऐसे बनता है, मतलब बनता ऐसे ही है बट काइंड ऑफ यहाँ पर 0 0 रहता है, 0 1 इधर रहता है और 1 0 इधर और 1 1 इधर, ऐसे बनता है मेमोरी में जाकर। ठीक, ओके। नाउ ये पूरा चीज़ हो गया, देन फिर से जे जो है वो प्लस होकर ऊपर जाएगा, तो 0 था तो 0 + 1 होकर आएगा इधर, 1 चेक होगा, 1 2 से छोटा है, यस छोटा है, तो फिर से कंडीशन नीचे आएगी। ठीक, अब नीचे लिखा है कि एड्रेस ऑफ एरे i पे, i देखो अभी वैल्यू चेंज नहीं हुई, अभी भी 0 ही है, 0 पे j का 1, j के 1 पे जाकर वो चीज़ इनपुट करा दो जो यूज़र ने दी है, तो यूज़र ने मान लो 2 दिया है तो वो 2 जाकर यहाँ पर इनपुट हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही फिर से अब j की वैल्यू इंक्रीज होगी, ठीक, तो 1 + 1 होगी यानी कि 2, फिर से कंडीशन चेक होगी, क्या 2 2 से छोटा है, नो फॉल्स। जैसे ही फॉल्स होगा ये लाइन से हट के फिर अब ऊपर जाएगा, ऊपर अब क्या होगा, i++ होगा, ठीक, तो i तो मेरा 0 ही था, अब वो +1 होकर जाएगा यानी कि 1। अब कंडीशन चेक होगी, क्या 1 2 से छोटा है, यस छोटा है, तो वो 1 अब बनकर नीचे आएगा। ठीक, अब नीचे आकर फिर से लूप शुरू से इनिशियलाइज होगा j = 0 से। अब फिर से कंडीशन चेक होगी, क्या 0 2 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो कंडीशन चेक होकर फिर ये नीचे आ गया। नाउ नीचे लिखा है कि एड्रेस ऑफ एरे i यानी कि अब 1 हो चुका है और j यानी कि अब वो जो चेक होकर 0 आया है वो, यानी 1 और 0 पर जाकर अब जो यूज़र ने इनपुट किया है वो जाकर रख दो, तो मान लो 2 उसने इनपुट कराया है तो वो जाकर 2 उसके ऊपर रख दिया। ठीक, ना फिर से j की वैल्यू जो है इंक्रीज अप होगी यानी कि 0 + 1 होगी। अब फिर कंडीशन चेक होगी, क्या 1 2 से छोटा है, यस छोटा है, तो फिर से कंट्रोल जो है लूप के अंदर आएगा और फिर से यहाँ पर एड्रेस ऑफ i पे, i अभी चेंज नहीं हुई है, अभी 1 ही है और j अभी चेंज होकर आया था यानी कि 1, तो 1 1 पर जाकर फिर से अब जो यूज़र से मिला है वो जाकर स्टोर कर दो। ठीक, तो अब मान लो यूज़र को मिला हुआ होगा -1, ठीक, मतलब तो वो 1 जाकर वो 1,1 की पोजीशन पे जाकर स्टोर कर देगा। ठीक, वो भी स्टोर हो गया। नाउ फिर से j की वैल्यू जो है वो इंक्रीज अप होगी यानी 1 + 1 होगी यानी कि
2 हो जाएगी और फिर से कंडीशन चेक होगी, क्या 2 2 से छोटा है, नो, फॉल्स, तो ये पूरा खत्म और फिर से ऊपर जाएगा एंड यहाँ पर भी i की वैल्यू इंक्रीज हुई होगी, यानी कि i 1 है ना, तो 1 + 1 हुआ होगा यानी कि 2। अब फिर से कंडीशन चेक होगी, क्या 2 2 से छोटा है, नो, फॉल्स, यानी कि ये भी पूरा लूप खत्म, यानी ये वाला लूप दोनों लूप बंद हो गए एंड फाइनली जो हमारी इनपुट वाला चीज़ है वो भी हो गया। तो इस तरह से इनपुट हो गया। नाउ आउटपुट भी इसी तरह से होता है, बस वहाँ पर स्कैनफ की जगह पर प्रिंटफ लिख देंगे। तो आउटपुट यूजिंग अ लूप, वो कैसे लिखेंगे, अब मान लो मुझे ये जो एरे है जो यूज़र ने बनाई है, अब उसको मुझे मेरा प्रिंट कराने का मन है, तो प्रिंट कराने के लिए भी सेम प्रोसीजर यूज़ होता है। इसमें भी लूप चलाते हैं फॉर इंट i = 0, i <5, i ++, ठीक। अब बस इसमें स्कैनफ की जगह पर प्रिंटफ लिख देते हैं और वो चीज़ हमारी प्रिंट हो जाती है, यानी आउटपुट वाली जो कंसोल विंडो है उस पर दिख जाएगी, ठीक। एड्रेस नहीं लिखेंगे इस बार, वाई, क्योंकि मैं उसके एड्रेस पे नहीं जा रही हूँ, जस्ट मैं उसके एलिमेंट्स को प्रिंट करा रही हूँ। तो इस तरह से स्टेटमेंट लिखते ही मेरी जो आउटपुट वाली कंसोल विंडो है, यानी जो ये ऐसी विंडो रही होगी, उसमें अच्छे से 1 2 3 4 5 प्रिंट हो जाएगी, यानी कि हमारी एरे जो है वो प्रिंट हो जाएगी। सेम यही स्टेप इधर भी है, इधर भी मुझे लेकिन 2 लूप चलाने होंगे, क्योंकि इसके पोजीशन को जाने के लिए हमारे पास 0,0 0,1 ऐसे करके वैल्यूज़ लग रही हैं, जिसके लिए मुझे 2 लूप चलाने पड़ेंगे। i > 2, फिर i ++, कंडीशन वही रहेगी, ठीक। फिर से यहाँ पे एक और लूप चलाएंगे कॉलम के लिए, तो इंट j = 0, j <= 2, j ++, ठीक। अब यहाँ पर हम स्कैनफ की जगह पर प्रिंटफ लिख देंगे, बस हमारी वो भी वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगी, यानी जितनी मैंने एक एक करके वहाँ पर स्टोर कराई थी, अब वही एक एक करके बाहर आकर आउटपुट में मिल जाएंगी हम लोगों को, ठीक। तो इस तरह से आउटपुट भी हो गया, तो इट इज़ ऑल्सो डन हियर। तो इसका मतलब इसका आउटपुट कैसा लिख के आएगा, इसकी भी आउटपुट वाली विंडो ऐसी खुल के आएगी और वहाँ पर हमारे एलिमेंट्स लिखे होंगे 0 2 2 -1, ठीक। तो इस तरह से एलिमेंट सारे लिख के आ जाएंगे एंड फाइनली आउटपुट इनपुट सब कुछ सीख लिया। दिस इज 1D एंड 2D एरेज। अब पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 एरेज। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देखने वाले हैं। मैट्रिक्स होता क्या है, व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स इज काइंड ऑफ 2D एरे, ठीक। तो 2D एरे का मतलब 2 2D एरेज का मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है, तो वो कैसे करेंगे वो यहाँ पर देखने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैथ का देख लेते हैं। लॉजिक मैथ से मिलेगा, तो स्टार्ट करते हैं। मान लो A नाम की एक मैट्रिक्स है और B नाम की कोई मैट्रिक्स है और उसके एलिमेंट्स कुछ ऐसे हैं 2 1 2 2 और B के एलिमेंट्स जो हैं वो 2 2 2 1 है, ठीक। यानी कि अब और जो C मैट्रिक्स है वो A इंटू B होगी, यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ठीक, प्रोडक्ट। तो अब A और B की हेल्प से हमें एक C मैट्रिक्स बनानी है जिसमें A इंटू B रहा होगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होता है जब इसका M इंटू N और इसका N इंटू P हो, मतलब ये एक ऐसी कंडीशन हो कि पहली वाली मैट्रिक्स का कॉलम यानी पहली वाली नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए, तभी हमारा वो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है, ठीक। तो यहाँ पर बराबर है क्योंकि देखो रोज कितनी है 2, कॉलम भी 2, 2 इंटू 2, इसमें भी रोज 2 है और कॉलम 2 है, यानी कि 2 इंटू 2।
यानी कि 2 से इक्वल है, यानी कि ये कंडीशन पॉसिबल है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। ठीक, अब इसमें मल्टीप्लिकेशन करने के लिए सी वाली जो मैट्रिक्स है वो कैसे बनेगी, सी इक्वल्स टू इसके देखते हैं एलिमेंट्स, मतलब इसमें होता क्या है वो देखेंगे। तो इसमें कैसे होता है, कैसे करते हैं, पहली वाली रो को इसके यानी बी वाले के पहले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक, और फिर प्लस भी करते रहते हैं। लाइक ये कैसे होगा, 2 इंटू यानी इसका जो पहला एलिमेंट है बी के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, ठीक, तो 2 इंटू 2 रहता है, फिर प्लस होगा ये वाला जो एलिमेंट है यानी फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट इसके फर्स्ट कॉलम के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, ठीक, यानी ये 1 इंटू 2 होता है, तो 1 इंटू 2 लिखेंगे, ठीक, तब जाकर हमको इसका पहला एलिमेंट मिलेगा। ओके, इसका दूसरा एलिमेंट पाने के लिए हम दूसरी रो और फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जब तक हमारी रोज खत्म नहीं हो रही है तब तक हम दूसरे कॉलम पे जंप नहीं करेंगे, तो इसीलिए अभी ये रो बाकी है, ठीक, तो इसको भी मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे, तो 2 इंटू 2 यहाँ पे लिखा जाएगा, प्लस इसका 2 और इसका भी 2 मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा जाएगा। इसके थ्रू हमें दूसरा एलिमेंट भी मिल गया सी का। नाउ अब दोनों रोज खत्म हो गई, यानी अब हम सेकंड कॉलम पे जंप कर सकते हैं। अब सेकंड कॉलम पे जंप किया और इसमें भी पहली रो से शुरू करेंगे, तो पहली रो और इसका सेकंड कॉलम पकड़ेंगे, तो 2 इंटू 2 करेंगे सबसे पहले, तो 2 इंटू 2, फिर प्लस करेंगे इसका 1 इंटू इसका 1, ठीक, तो 1 इंटू 1। ओके, देन अगेन जब तक कॉलम रोज खत्म नहीं हो रही तब तक कॉलम पे नेक्स्ट कॉलम पे जंप करना ही नहीं है, तो इस वाली रो पे आएंगे, तो 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, फिर प्लस होगा 2 इंटू 1, 2 इंटू 1। इस तरह से हमको सी वाली मैट्रिक्स भी मिल जाएगी, मतलब कि सी इक्वल्स टू फाइनली क्या मिलेगा, 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 मतलब कि 6, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 मतलब कि 8, 2 2 ज़ा 4 and 1 will be 4 1 5, then here 2 2 ज़ा 4 and 2 1 ज़ा 2 यानी कि 6। तो ये इस तरह से हमारी प्रोडक्ट मैट्रिक्स मिल जाएगी, सी भी मिल जाएगी, ठीक, ये सब करना पड़ता है मैथ्स में, ठीक है। लेकिन जब हम लैंग्वेज में आते हैं तो इन एलिमेंट्स को पाने के लिए हम इसकी जगह पर इसकी वो रखेंगे, इंडेक्स रखेंगे, है ना। तो मतलब अगर मुझे इस 2 को एक्सेस करना है तो इसकी इंडेक्स लिखनी पड़ेगी, ठीक, तो हर चीज़ की यहाँ पर इंडेक्स रखी जाएगी, तब जाकर वो सी में हमें मिल जाएगा, ठीक। तो इंडेक्सिंग कैसे होती है, वी ऑलरेडी नो 0 1 0 1 के थ्रू होती है, यानी इस 2 को पाने के लिए हमें 0,0 लिखना होगा, इस 1 को देखने के लिए 0,1 लिखना होगा, एंड इस 2 को पाने के लिए 1,0 लिखना होगा, एंड ऐसे ही इस 2 को पाने के लिए 1,1 रखना होगा, ठीक। मतलब मुझे इस 2 को पाने के लिए अगेन 0,0, इस 2 को पाने के लिए 0,1 लिखना होगा, इस 2 को पाने के लिए 1,0 और इसको 1,1 रखना होगा। यानी कि इन की जगह पर, यानी ये जो नंबर्स यहाँ पर रखे हैं इन पर अब हम इनकी इंडेक्स लाकर रख देंगे और इस तरह से हमारी सी की जो मैट्रिक्स फॉर्मेशन है वो बन जाएगी और मल्टीप्लिकेशन निकल आएगा, ठीक। तो चलो प्रोग्राम लिखते हैं। तो प्रोग्राम का स्टार्ट होता है हैश इंक्लूड से, लेट अस स्टार्ट दैट। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h, ये एक हेडर फाइल है, इसको इसलिए लिखा जा रहा है सो डैट की जो ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नाम की जो लाइब्रेरी है वो खुल जाए एंड इसके अंदर के फंक्शंस प्रिंटफ, स्कैनफ, साइज ऑफ, तरह तरह के फंक्शंस को हम यूज़ कर सकें, ठीक। इसके बाद लाइन लिखते हैं इंट मेन। इंट मेन इसलिए लिख रहे हैं ताकि हमारे कंपाइलर को ऑपरेटिंग सिस्टम ये बता सके कि यहाँ से मेन ब्लॉक ऑफ कोड स्टार्ट हुआ है और जब इस पूरे कोड ऑफ ब्लॉक को मतलब ब्लॉक ऑफ कोड को पूरा रन करा लोगे तो हमें कुछ ना कुछ रिटर्न में ज़रूर मिलेगा। तो ये हमें इस लाइन से पता चल जाता है, ठीक। ये लाइन लिखते ही हमारे मन में आता है वेरिएबल लेने का,
ठीक, तो कैसे वेरिएबल्स लेंगे, हमको देखो चाहिए क्या क्या था, एक ए मैट्रिक्स चाहिए, ओके, एक बी मैट्रिक्स चाहिए, डन, सी मैट्रिक्स चाहिए उसका प्रोडक्ट निकाल कर रखने के लिए, ठीक, और हमको बाद में छोटे छोटे वेरिएबल्स चाहिए हुए होंगे, किस लिए, 0 1 1 1 0 1 इस तरह की चीज़ों को करने के लिए। तो इस तरह से कुल कितने वेरिएबल्स बनाना स्टार्ट करेंगे, शुरू करते हैं। तो ए मैट्रिक्स बनेगी 2 क्रॉस 2 की, वी ऑलरेडी नो। बी मैट्रिक्स भी बनानी है मुझे 2 क्रॉस 2 की, ओके। देन सी मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी प्रोडक्ट को स्टोर कराने के लिए, और फिर बाद में ये छोटे मोटे वेरिएबल्स आई जे के यूज़ कर रहे हुए होंगे हम जब फॉर लूप चलाएंगे, तो उसमें इंडेक्स पोजीशंस को पाने के लिए, ठीक। तो इस तरह से 6 वेरिएबल्स बन चुके हैं, 3 मैट्रिक्स के लिए और 3 उनकी पोजीशंस पे जाने के लिए, डन। अब मुझे जब भी मैट्रिक्स या फिर 2D मैट्रिक्स मतलब 2 डायमेंशनल एरे बनानी रहती है, देखो ये 2 डायमेंशनल एरे ही तो है, इसको बनाने के लिए वी ऑलरेडी नो कि इनपुट कैसे करते हैं, तो उसके लिए लाइन लिखेंगे, फॉर I is equals to 0, I is less than 2, I प्लस प्लस, ठीक। इस तरह से करते ही अब हम इनपुट करने लग गए हैं, ओके। अब ये रोज के लिए था, अब कॉलम के लिए भी एक और लूप चलाएंगे, फॉर j is equals to 0, j is less than 2, j प्लस प्लस, ठीक। अब वो कॉलम के लिए भी चल गया। नाउ अब हम बना रहे हैं मैट्रिक्स ए, यानी कि स्कैनफ कराएंगे आप %d, क्योंकि हम इंटीजर वाली मैट्रिक्स बना रहे हैं, और एड्रेस ऑफ ए के आई जे पर, ठीक। मतलब इतना लिखते ही वो जितना भी यूज़र एलिमेंट्स डालेगा, ठीक, वो ए में जाकर स्टोर हो चुके हुए होंगे, ठीक। इस तरह से मेरी ए मैट्रिक्स बन गई, तो इसका काम खत्म। अब बी मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या करेंगे, फिर से लूप चलाएंगे, बी मैट्रिक्स बनाएंगे अब, फॉर I is equals to 0, I is less than 2, I प्लस प्लस, फिर से फॉर j is equals to 0, j is less than 2, j प्लस प्लस, ठीक। इतना लिखते ही फिर से स्कैनफ कराएंगे, जो भी यूजर्स वैल्यूज डालता रहेगा इनको स्कैन कर करके बी नामक एक मैट्रिक्स में जाकर स्टोर कराते रहेंगे, तो इसीलिए ये लिखा, ठीक। इतना लिखने के बाद फिर से अब हम सी मैट्रिक्स बनाएंगे, और सी मैट्रिक्स में ही मैं अपना मेन काम करूंगी मल्टीप्लिकेशन करने का, ठीक। तो इसके लिए फिर से मैट्रिक्स बनानी है, यानी कि फॉर लूप तो ऑलवेज चलाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये 2D एरे है, तो इसमें नेस्टेड फॉर लूप यूज होगा, एक रो के लिए और एक कॉलम के लिए, ठीक। तो आई प्लस प्लस हुआ, डन। अब फॉर j is equals to 0, j लेस देन 2, j प्लस प्लस, ठीक। फिर से ये लिखा मैंने। अब मुझे मेन काम करना है सी मैट्रिक्स पे, तो एक बार वो लिख लेते हैं कि मैट्रिक्स की शक्ल कैसी रहेगी, ठीक। छोटी सी बनाते हैं कहीं पर, यहाँ पर मेरी पहली वाली मैट्रिक्स 2 1 2 2 2 थी, दूसरी वाली यानी बी मैट्रिक्स 2 2 2 1 थी, और सी मुझे बनानी है। सी बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो इनिशियलाइजेशन करना होगा, यानी कुछ तो मुझे यहाँ पर मानना ही पड़ेगा। मतलब पहला एलिमेंट मान लो मैं 0 मानूंगी, और 0 ही मान सकती हूँ, क्योंकि उसी में जब बाकी प्लस करूँगी तो वो ओरिजिनल वैल्यूज़ मिलेंगी, 0 उसमें कोई खनन नहीं डालेगा, ठीक। तो इसका मतलब मुझे एक इनिशियलाइजेशन के लिए 0 तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक। तो चलो मैं डाल रही हूँ सी मैट्रिक्स के 0,0 पर 0,0 पर मैं 0 डाल रही हूँ, ठीक। वो जाकर स्टोर हो गया, ओके, यानी यहाँ पर 0 चल गया, देन अब इसके बाद मुझे एक और लूप चलाना पड़ेगा वाई, क्योंकि अभी बताएंगे कैसे। k इज लेस देन 2, k प्लस प्लस, ठीक। अब यहाँ पे जो मैं मेन काम करूँगी वो लिखूँगी। मेन काम क्या रहेगा, इसके वाले एलिमेंट को, मतलब इस 2 को, यानी 0,0
0 को मल्टीप्लाई कराना रहेगा इसके 0,0 से, ठीक, फिर प्लस कराना रहेगा यहाँ पर, फिर प्लस कराना रहेगा इसके 0,1 के, और इसके यानी 0,1 इंटू 1,0 से, ठीक। मतलब मुझे करना क्या रहेगा यहाँ पर, इस पहले एलिमेंट को देखो क्या करना रहेगा, इसमें यानी इस 0 में इनिशियलाइज तो कर ही दिया, यानी इसमें अब प्लस कराऊंगी क्या चीज़, ए वाले का 0,0, ए वाले का 0,0 मल्टीप्लाई करके बी वाले का 0,0 और फिर उसको प्लस करके ए वाले का 0,0 और उसमें मल्टीप्लाई करके बी का 1,0, यानी इतना लिखने के बाद जाकर मुझे कहीं यहाँ पर पहला एलिमेंट मिलेगा, ठीक। तो इसी चीज़ को लिखने के लिए मैंने यहाँ पर के ले लिया है, बिकॉज मुझे यहाँ पर देखो क्या करना पड़ेगा, देखो ए का 0,1 है, मतलब ए का जब ए की वैल्यू आई रहेगी और के की वैल्यू 1 रहेगी तो बी में उसी का उल्टा हो रहा है, यानी कि के कॉमा आई हो रहा है। इस चीज़ के लिए मैंने यहाँ पर के लिया है, ठीक, यानी इसको उल्टा वैल्यूज़ देने के लिए। यही लॉजिक है कि क्या हो रहा है कि बार बार ए का 0,1 मल्टीप्लाई होगा बी का 1,0 से। ऐसे ही अगर नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे तो वहाँ पर भी क्या हुआ होगा कि 1,0 मल्टीप्लाई हो रहा होगा बी के 0,1 से, यानी वो स्वैपिंग हो रही होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे के वेरिएबल लिया है, ठीक। इतना लिखते हैं, ये पूरा स्टेटमेंट यहाँ पर लिखते हैं। तो सी कॉमा यानी इसी में हम बाकी की सारी चीज़ें प्लस कर रहे हैं, तो इसको हम एज इट इज़ CIJ लेकर के फिर इसमें प्लस इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, ए का आई के, ठीक, और वो मल्टीप्लाई होगा किससे, बी के और जे से, है ना। इस तरह से जो होगा मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी बी के जे से। तो ये लाइन काइंड ऑफ थोड़ी ट्रिकी है, बट मैंने रट ली, आप लोग भी रट लीजिए। फिर इतना लिखते ही ये फॉर लूप का काम खत्म हो जाएगा, इस वाले फॉर लूप का भी काम खत्म हो जाएगा एंड इस वाले फॉर लूप का भी काम खत्म हो जाएगा। इसके बाद अब देखो ए वाली मैट्रिक्स भी बन गई, ओके, बी भी बना ली थी, ओके, सी भी अभी अभी बना ली, ये देखो बन गई। अब मुझे बस फाइनल अपना आउटपुट प्रिंट कराना है। तो प्रिंट कराने के लिए क्या करते हैं, अगेन लूप चलाते हैं और लूप प्रिंट क्या कराना है, प्रोडक्ट वाली मैट्रिक्स यानी कि सी को प्रिंट कराना है। तो प्रिंट कराने के लिए सिंपल सा पहले मैं यूजर को दिखाना चाहती हूँ कि ये मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट, ठीक, मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट मैं दिखाना चाह रही हूँ। इतना लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन पर अब उसको आउटपुट दिखेगा, ओके। तो फिर से आउटपुट के लिए अगेन लूप का यूज करते हैं। तो फॉर i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन 2, i प्लस प्लस इसे चलाएंगे। फिर से एक लूप चलाएंगे कॉलम के लिए, j इक्वल्स टू 0, j इज लेस देन 2, j प्लस प्लस इतना चल गया। उसके बाद फिर से printf, देखो जैसे ही मुझे आउटपुट कुछ भी मेरे को आउटपुट वाली विंडो पे चाहिए ना, तो printf के अंदर लिखते हैं। देखो ये जो मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट लिखा है printf के अंदर इसीलिए लिखा है ताकि जब वो आउटपुट वाली विंडो काली काली खुल कर आए तो वहां पर पहले मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट लिखा हो और फिर यहाँ पर प्यारी सी एक मैट्रिक्स प्रिंट हो रही हो, इसके लिए, ठीक। तो printf इसके अंदर क्या लिखेंगे, %d और c का ij जो भी वैल्यूज हैं उसके अंदर वो प्रिंट होती चली जाए, ठीक। तो जैसे ही ये पूरा प्रिंट होगा तो ये भी फॉर लूप का काम खत्म। ना यहाँ पर रिटर्न 0 का यूज कर लेंगे, वो हमेशा करते हैं, और उसके बाद ये लास्ट ब्रैकेट भी बंद। तो फाइनली ये प्रोग्राम बन गया। तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का पूरा प्रोग्राम है, लर्न इट। नाउ अब हम जंप करने वाले हैं स्ट्रक्चर एंड यूनियन वाले पे।